हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो हम सातवाहन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने जो कवर किया आपके साथ कि सातवाहन की शुरुआत कैसे हुई, मौर्यास के डिक्लाइन के बाद, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो सातवाहन एम्पायर शुरू होता है और उसके दो तीन प्रोमिनेंट जो एम्परर्स थे, किंग्स थे, उसके उनके बारे में पढ़ा। और मटेरियलिस्टिक कल्चर कैसा था, उसका कैसे इवोल्यूशन हो, हमने उसके बारे में पढ़ाई करी। अब ज़रा हम सोशल सेटअप और जो उनका पूरा हिसाब किताब था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था सातवाहन का, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं शुरुआत से ही आप जो इस लेक्चर में आप कह चुका हूँ आपको कि जो सातवाहन राजा थे वो क्या थे, बेसिकली ब्राह्मण थे। लेकिन आप देखेंगे कि जो नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण थे उस टाइम के, जो ऑर्थोडॉक्स नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण हुआ करते थे, वो उन्हें शुद्ध ब्राह्मण नहीं मानते थे, उन्हें एक मिक्स्ड कास्ट कहते थे। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आप ये समझ सकते हैं कि पहली जो चीज़ होती है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि जो ब्राह्मणिक धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वो बाद में वहाँ पे फ्लरिश हुआ हो और ये रीसेंट कन्वर्ट्स हों। यानी कि ये जो सातवाहन थे, नए नए जो ब्राह्मणिक धर्म है उसको जो है ब्राह्मण धर्म है उसको इन्होंने स्वीकार किया हो और उसमें भी इन्होंने ब्राह्मण जाति जो है में इन्होंने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया हो। लेकिन क्योंकि ये हमेशा से मतलब वैदिक धर्म से तो रहे नहीं हैं, ये बाद में कन्वर्ट हुए और ये क्या है, मिक्स्ड कास्ट के तौर पे देखे जाते हैं। यानी कि ये पहली चीज़ तो ये रिसेंट कन्वर्ट है, दूसरा ये वहाँ के लोकल ट्राइब रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि तभी ये कन्वर्ट होकर के इन्होंने ब्राह्मण धर्म स्वीकार किया, ठीक है। तो आप देखेंगे जो सातवाहन ये पहले क्या थे, ये डेक्कन ट्राइब हैं जो है, जो बाद में ब्राह्मण धर्म स्वीकार किया इन्होंने। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, इनको मिक्स्ड कास्ट के तौर पे देखा है। इसका यही मतलब है कि इनिशियली ट्राइबल थे। अब आगे बढ़, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है उसने क्या किया, अपने आप को ब्राह्मण क्लेम किया था। और आप देख रहे हैं कि सातवाहन जो है नए नए ब्राह्मण थे, नए मतलब वैदिक फोल्ड में, मतलब नए नए ही ये इन्वॉल्व हुए थे। और क्योंकि इनके पड़ोसी थे शक, तो जो शक साम्राज्य था पूरा, तो ऑब्वियसली इनके बीच में कई बार युद्ध भी हुए, लेकिन इंटर मैरिजेस भी हुए। जैसा कि हमने अभी आपसे पढ़ा कि रुद्रदमन जो था, जो शक साम्राज्य का जो है अधिपति था, और सातवाहन जो सातवाहन साम्राज्य उसका जो अधिपति था राजा पुलमाई, दोनों में मतलब क्या होता है, दोनों के परिवारों में रिश्ता होता है। और गौतमीपुत्र ये आपके वशिष्ठपुत्र पुलमाई जो है उसकी शादी होती है रुद्रदमन की बेटी से। तो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी इनके बीच में होते हैं। और इससे एक चीज़ और होती है, हम सभी जानते हैं कि जो शक थे वो बेसिकली क्या थे, इन्वेडर्स थे। और जब शक इन्वेडर्स हुआ करते थे, जैसे ही शक हम देखेंगे कि इन्वेडर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे कल्चर से बाहर के लोग हैं। और जब हमारे कल्चर से बाहर के लोग होंगे तो बिना कहे एक चीज़ होती है कि वो वैदिक फोल्ड में तो उस टाइम रहे नहीं होंगे, क्योंकि वैदिक जो धर्म था उसका भी विस्तार की एक सीमा थी। पर ये जो सातवाहनों से इनके जो वैवाहिक संबंध थे, इससे हो सकता हो कि ये चांसेस बने हों कि शक भी ब्राह्मण फोल्ड में या ब्राह्मण धर्म में क्या हुए, स्वीकार कर लिए गए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो शक हैं उनको भी क्षत्रियों में एक गिना जाता है, ठीक है, बाद में क्षत्रियों के रूप में स्वीकार किया जाता है। और हम देखेंगे जो सातवाहन शासक थे, उन्होंने ब्राह्मणों को और बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, भिक्षु थे, यानी ब्राह्मणों को और बुद्ध भिक्षुओं को दोनों को ही लैंड ग्रांट्स दिए थे, यानी ज़मीन जो है वो दान में दी थी। और जो सबसे पुराने जो बुद्धिस्ट केव्स मिलते हैं ना दक्षिण भारत की तरफ, वो ट्रेड रूट से मिलते हैं। यानी वो रास्ते जो व्यापार के मार्ग हुआ करते थे, जिस पे आवागमन होता था, व्यापारी ट्रेवल करते थे। सबसे पहले बुद्धिस्ट जो आपके क्या बोलते हैं, जो गुफाएं थी, बुद्ध गुफाएं जो है, जिनको वो वहीं पे सबसे पहले आते हैं, ठीक है, सब जो है। तो इसके दो तीन अर्थ होते, ज़रा वो समझते हैं हम। पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो ट्रेड रूट्स पे हुआ करती थी, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव्स कहाँ थी, ट्रेड रूट्स पे। और इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेडर्स के द्वारा काफ़ी हद तक चांसेस है कि इनकी फंडिंग हुई हो। इनका जो वित्तीय जो पोषण था, कहीं ना कहीं वित्तीय सहयोग, इनको सहयोग बहुत हद तक व्यापारियों से मिला हुआ, क्योंकि ये ट्रेड रूट पे थे। और क्योंकि व्यापारियों से इसकी फंडिंग हुई होगी, इससे भी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे कि अगर व्यापारी फंडिंग की स्थिति में आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे ही आप ये देखेंगे कि फंडिंग किससे हो रही है, व्यापारियों से। अगर व्यापारी फंडिंग कर रहे हैं, वो तभी कर सकते हैं जब इंक्रीजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स की सिचुएशन, यानी व्यापार और वाणिज्य की जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि जो मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन हैं वो क्या हैं, लगातार उनकी जो समृद्धि है वो बढ़ रही है। अब
एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप वर्ण व्यवस्था के बारे में आप देखें तो सब वर्ण व्यवस्था जो थी, सबसे पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। तो जो व्यापारी वर्ग था वो वैश्य में आता था, और आपको पता है ये प्रॉफिटरिंग करते थे, यानी कि मुनाफा जो कमाते थे उसको बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता था वैदिक सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं इनको भी था कि इनको बहुत वो सम्मान नहीं मिलता ब्राह्मणिक सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे जब अब बुद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है तो उस प्रादुर्भाव में सबसे बड़ा जो समर्थक वर्ग इनके सामने आते हैं वो या तो व्यापारी होते हैं या तो शूद्र होते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे वर्ग होते हैं जो निचले पायदान पे होते हैं। और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देखेंगे कि शूद्र तो समाज में स्वीकारे ही नहीं जाते थे, बट जो वैश्य वर्ग था वो भी बहुत अपने आप को सहज महसूस नहीं करता था जो है वैदिक सोसाइटी में। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैन और बुद्ध में के जो सबसे बड़े कन्वर्ट्स थे और उनके फंडिंग जो करते थे वो वैश्य थे। तो वही चीज़ आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी होता है। और ट्रेड रूट्स पे जो सबसे पहले जो आप देखेंगे कि बुद्ध गुफाएं आती हैं जो है वो आपका जो है वो ट्रेडर्स के द्वारा फंडेड होती हैं। और ट्रेडर्स फंड करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका सीधी सीधी से मतलब है कि वाणिज्यिक गतिविधियाँ बहुत अधिक हैं, और वाणिज्यिक गतिविधियाँ अधिक है तो उनसे मुनाफा भी अधिक होगा, और मुनाफा अधिक होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यापारी गण हैं वो संपन्नता की ओर काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो व्यापारी थे ये बड़े गर्व के साथ अपने नाम के आगे उस स्थान का नाम लगाते थे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे कवि हैं, जैसे कि बहुत से लोग अपने नाम के आगे लाहौरी लगाएंगे, इंदौरी लगाएंगे, जैसे राहत इंदौरी साहब ही हैं। इस तरीके से आप लोग जब देखेंगे कि बहुत उस समय के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, अपने नाम के आगे अपने जिस जगह से, जिस शहर से बिलोंग करते थे या जहाँ से बिलोंग करते थे उसका नाम जो है सरनेम के तौर पर लगाते थे और बड़े गर्व के साथ लगाते थे। ठीक है। अब आप देखेंगे जब रिच मर्चेंट्स हैं, जब इनकी संपन्नता बढ़ेगी तो क्या करेंगे, बहुत ही जेनरस डोनेशंस करेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। क्यों? क्योंकि इनका इंक्लिनेशन बुद्ध धर्म की ओर अधिक होगा। बहुत ही जेनरस करेंगे तो इसका क्या होगा, सिर्फ यही नहीं होगा, ये जब दान करेंगे तो क्या होगा, जो बुद्धिस्ट जो गुफाएं बनेंगी, जैसे आज भी आप देखेंगे कि आप मंदिरों पे जाएंगे तो जिन्होंने दान दिया होता है एक छोटा सा एक मोमेंटो लगवा देते हैं कि इनकी याद में बनवाया गया। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी थी। तो आप देखेंगे कि जो मेमोरियल टैबलेट्स हैं, मेमोरियल टैबलेट्स जो है उन पे मिलते हैं। और आप ये देखेंगे कि गंधिका जो हैं वो बहुत जल्दी इनका जो है उसमें जिक्र आता है। गंधिका जो थे यानी जो परफ्यूमर्स थे, यानी इत्र का काम या जो सुगंधित तेल या सुगंधित द्रव्यों का जो व्यापार करते थे, जिनको गंधिकास कहा जाता था, गांधिक कहा जाता था, उनकी बहुत बार जिक्र आता है, कई बार उनका जिक्र आता है इन सभी टैबलेट्स पे या उन सभी मोमेंटोज़ पे जो इन बुद्धिस्ट उस पे मोनास्ट्रीज़ पे जो है अंकित है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सुगंधित जो द्रव्य था उनका व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता था, और ये एलिटिस्टिक व्यापार है सुगंध का व्यापार। तो इसका मतलब है कि जो साम्राज्य था वो एक ऐसे स्टेट पे था जहाँ पे आप लग्जरीज को भी अफोर्ड बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो व्यापार बहुत अच्छे उसमें था, प्रॉफिटरिंग हो रही थी। ठीक है। अब जरा सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो एक और चीज़ पे हम बात करते हैं। जो राजा थे उनका नाम उनके मदर से जुड़ा था। जैसे आपने पढ़ा भी, मैंने आपको पढ़ा है गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र नाम तो राजा का सतकर्णी था, लेकिन उसके साथ उसकी माता का भी नाम जुड़ा था, जैसे गौतमी। ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलमई, तो पुलमई जो था राजा का नाम है, लेकिन उसके नाम के साथ वशिष्ठी पुत्र जोड़ा था, यानी वशिष्ठी का बेटा पुलमई। इससे भी जरा 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मैट्रिलिनियल जो सोसाइटी का जो है शेप रहा होगा, क्योंकि माता का नाम जोड़ा जा रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ शिलालेखों में ये भी पता चला है कि जो भूदान होता था, यानी जो ज़मीन दान दी जाती थी, वो राजा ही नहीं, राजा की माँओं ने भी दान दिया है। आप देखिए, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जो स्त्रियों का स्थान था सातवाहन साम्राज्य में वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा था। ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मैट्रिलिनियल सोशल सेटअप रहा होगा। ठीक। कुछ रानियों ने क्या किया, रीजेंट के तौर पे यानी राजमाता के तौर पे काम किया। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कि गुप्त साम्राज्य में ही आप देखेंगे कि गुप्त की बेटी जो थी, गुप्त वो शकों में जो है आगे जो है उनकी विवाह होता है प्रभावती गुप्त के नाम से। तो प्रभावती गुप्त क्या करती हैं, वो पूरा ही जो है चालुक्य समाज में एक तरीके से आप देखेंगे कि पूरा सत्ता को संभालती हैं। तो रीजेंट के तौर पे जो है बहुत सारी रानियां काम करती थी। ये हर एक चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों का जो सम्मान था समाज में वो कहीं ना कहीं बहुत ऊँचा था। ठीक है। और उन्होंने रिलीजियस गिफ्ट दिए अपने खुद के नाम से। ठीक है।
अब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या है, मैट्रिलिनियल सोशल सेटअप को दिखाती हैं, लेकिन जो फैमिली थी, जो परिवार था, वो पैट्रियार्कियल ही था। ठीक है, वो पैट्रियार्कियल ही था। वो इससे पता चलता है कि जो सत्ता थी, सत्ता का जो हस्तांतरण था वो बाप से बेटे की ओर यानी पिता से उसके पुत्र की ओर जाता था, या एक ये कहेंगे कि किसी स्त्री की ओर न जा करके किसी पुरुष की ओर ही जाता था। ठीक है, और ये दिखाता है कि इससे दो ही चीज़ें निकल के आती हैं कि स्त्रियों का सम्मान तो बहुत अधिक था, स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता, उन्हें कई अधिकार मिले हुए थे, लेकिन जो आप संपत्ति का या सत्ता का जो हस्तांतरण होता था डाउन द जनरेशन पीढ़ियों में, वो कैसा था, वो पुरुषवादी ही था, यानी कि एक पुरुष से दूसरे अपने पुरुष संतान की ओर जो है ट्रांसफ़र होता था। अब जरा हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सातवाहन था, उन्होंने जो राजधर्म है, रॉयल आइडियल्स यानी जो राजधर्म है, उसको बनाए रखने की बहुत कोशिश की। ठीक है, यानी और ये धर्मशास्त्र ये आते कहाँ से थे, जो आपके जो है क्या बोलते हैं राजधर्म, ये धर्मशास्त्रों से आते थे। यानी जो धर्मशास्त्र थे उनसे जो पता चलता है, सॉरी, जो धर्मशास्त्र से, उन्हीं से राजधर्म के बारे में हमें पता चलता है। और ये जो धर्मशास्त्र में दिए गए राजधर्म हैं, इनको सातवाहनों ने बहुत हद तक कोशिश की बनाए रखने की और उनको उन पे चलने की। ठीक है, तो जो राजा था वो उसको रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ, जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ हों, उसको देवता के तौर पे पूजा जाने लगा। ठीक है, और उनका जो राजा था उसका कंपैरिजन राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन जैसे जो क्या बोलते हैं आप समझेंगे, जो धर्मशास्त्र में दिए गए ये में जिनके बारे में डिस्कशन हुआ है, जो मिथिकल हीरोज़ थे, उनसे जोड़ा गया। ठीक है, ताकि इस जो राजा का स्तर है वो ऊंचा बना रहे, या ये कहिए कि उनकी तरह उसने धर्म को बनाए रखने की कोशिश की। और राजा को क्या किया गया, अपहोल्डर ऑफ धर्म यानी धर्म का रक्षक घोषित किया गया। ठीक है, और इसी वजह से क्या किया, धर्म का रक्षक घोषित किया गया। इसीलिए क्या किया गया, इनके ऊपर इनको दिव्य उपाधियों से जोड़ा गया। ठीक है, राजाधिराज, महाराजाधिराज से भी ऊपर जो है इनको उपाधियाँ दी गई, और इसीलिए इनको क्या किया गया, मिथिकल हीरोज से फिर से जोड़ दिया गया। अब कुछ अशोक का साम्राज्य था, जैसे मौर्यन साम्राज्य हमने अभी आपसे बात करी, तो आप जानते हैं अशोक ने जब युद्ध नीति को छोड़ करके धर्म नीति पे आए अशोक, तो उनको धम्माशोक भी कहा गया और देवनाम्पी भी कहा गया। देवनाम्पी प्राकृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है देवों को प्रिय हो, डियर टू गॉड्स। तो आप देखते हैं जो अशोक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर था वो तो था ही, और अशोक के बहुत सारे टाइटल्स भी इन जो है राजाओं ने क्या किए, अपने नाम के आगे दिए। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अशोकन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे लिया गया। जो डिस्ट्रिक्ट था उसको अभी भी अहर कहा जाता था, जैसे कि अशोक के साम्राज्य में कहा जाता था। और वैसे भी आप देखेंगे कि जब अशोक के समय के अशोक की जैसे अशोक सत्ता अपनी जो है त्यागते हैं और अपने पुत्र को सत्ता पर जो है काबिज करते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे वो अचानक से उभर के आते हैं, और आप क्या देखते हैं कि जो साम्राज्य था उसकी सीमाएं सिमटने लगती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सीमा सिमटती, जैसे आज ही के टाइम पे आप देख लीजिए, अंग्रेज़ तो इस देश से जा चुके हैं, अंग्रेज़ों की सत्ता ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी शासन प्रणाली है जो अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है। जैसे ज़िले में जो है जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, या जो एसपी होते हैं, ये सारी व्यवस्था अंग्रेज़ों की बनाई हुई थी। ठीक उसी प्रकार जब मौर्य साम्राज्य भले उसकी सीमाएं दक्षिण भारत से ऊपर उठ चुकी हो या मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका हो, लेकिन उसकी शासन प्रणाली का हम जो अवशेष देखते हैं वो आज भी हमको जो है उस समय सातवाहन साम्राज्य में देखने को मिल जाता है। तो जो जिला था, डिस्ट्रिक्ट, उसको क्या कहते थे, अहर, जैसा कि अशोकन टाइम में था। और जो उस जिले का अधिकारी था या अधिपति था, या जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस डिस्ट्रिक्ट को जो है मैनेज करना, उसे अमात्य कहा जाता था। ठीक है, या महामात्य भी कहा जाता था। ठीक है, और आप देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे वो राष्ट्र थे, और वो महाराष्ट्रिक के अंडर फंक्शन करते थे। ठीक है, यानी महाराष्ट्रिक वो अधिकारी था जिसके नीचे राष्ट्र फंक्शन करता था। और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी ग्रामीण जो आपका प्रशासन था, वो किसके नीचे काम करता था, वो गौतमिक के नीचे काम करता था, जो कि मिलिट्री रेजिमेंट का एक तरीके से क्या होगा,
अधिकारी होगा। जो मिलिट्री रेजिमेंट हुआ करती थी वो इसके नीचे होती थी, और इस रेजिमेंट में 9 हाथी, 9 रथ, 25 घोड़े और 45 सिपाही हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कटक की। जो कटक था ये क्या था, मिलिट्री कैंप था, और स्कंधवार जो था वो सेटलमेंट था मिलिट्री का। कब? देखिए मैंने आपको, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो समय था वो आज की तरह विकसित तो था नहीं, ना आवागमन की इतनी सुविधाएं थी। तो राजा अपनी राजधानी से निकल के कभी जब भ्रमण की ओर या युद्ध के लिए या किसी भी काम से जब राज्य के विभिन्न इलाकों में जाते थे, तो उस राज्य में कहीं तो वो अपना कैंप लगाएंगे, कहीं तो अपने जो है क्या बोलते हैं उनका जो शिविर लगेगा। जैसे कि मान लीजिए इनका कहीं राजधानी है, जैसा कि वशिष्ठपुत्र पुलमई की आप बात ले लीजिए, तो इसने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या पैठान नाम की जगह पे अपनी राजधानी बनाई। अब पैठान में इसकी राजधानी थी, लेकिन इसके सिक्के में कहाँ कहाँ मिले, आंध्रा में भी, के एकदम सदर्न पार्ट में भी मिले हैं। अगर ये जो है युद्ध के लिए या किसी भी काम से अगर ये आंध्र के दक्षिण हिस्से में जा रहा है, तो पूरी जो सेना थी, जो पूरी टुकड़ी इसके साथ चलती थी, उसके लिए रसद लेकर के शुरुआत से तो चलेंगे नहीं। तो होता क्या था, जहाँ पे भी वो जो रॉयल प्रोसेशन था, जो शाही बेड़ा था, वो जहाँ पे भी रुकता था, तो जहाँ सिपाही रुकते थे, मिलिट्री जहाँ पे जो कैंप होता था उसको हम क्या कहते थे, कटक कहते थे। यानी जहाँ पे, और जहाँ पे बाकी पूरा सेटलमेंट होता था, जो राजा के साथ लोग चलते थे अदर देन जय सैनिक, उनको क्या हम स्कंदवार कहते थे। ठीक है, और ये अपने आप में एक प्रशासनिक इकाई के तौर पे काम करता था जहाँ पे किंग रुके हुए हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग विलेजेस, यानी कि पूरे के पूरे जो गांव थे वही बुद्ध भिक्षुओं को और ब्राह्मणों को दान में दिया जाने लगा, और ये पूरी तरीके से करमुक्त थे, यानी कि इस पर कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं होता था। ठीक है, और जब कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, इसका क्या मतलब होगा, ये जो ग्रांटेड विलेजेस हैं और उसमें जितने भी खेत हैं, जितने भी एग्रीकल्चर यानी जितना भी कृषि उत्पादन की चीज़ें हैं या जो कुछ भी है वो उसमें क्या है, उनको पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया था राजतंत्र के किसी भी हस्तक्षेप से। यानी जब हम बात करते हैं राजतंत्र के हस्तक्षेप से, उसका मतलब क्या होता है, जो राज्य के अधिकारी थे, ठीक है, सिपाही थे, वो इन गांव में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। और जब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, उस राज्य का जो पूरा नियंत्रण होगा या तो बुद्ध भिक्षुओं या ब्राह्मणों के जो है हाथ में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्रांटेड विलेजेस थे, यानी जो गांव दान में दिए गए थे, ये क्या हुए, छोटे छोटे द्वीपों के तौर पे उभर के आए उस साम्राज्य के अंदर। जैसे आपने देखा ये सातवाहन साम्राज्य मान लीजिए, और यहाँ कुछ छोटे छोटे गांव जो दान में दिए गए हैं कहीं भी मान लीजिए, ये क्या है, इस पूरे के जो है साम्राज्य के अंदर छोटे छोटे प्रशासनिक द्वीप के तौर पे उभर कर सामने आने लगते हैं। अच्छा, अब जब आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो इकाइयाँ हैं, ये किसी धार्मिक पुरुष के या धर्म को प्रतिनिधित्व करने के लिए धार्मिक आप ये कह सकते हैं कि धार्मिक पर्सपेक्टिव से या धार्मिक कारण से दान में दिए गए हैं, जैसे ब्राह्मण को दिए गए हैं या बुद्ध भिक्षु को दिए गए हैं, तो बिना कहे एक चीज़ सामने हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म का या ब्राह्मण धर्म का प्रचार या प्रसार उन गाँव में होता होगा, या आसपास के गांव में प्रचार प्रसार का ये गांव ज़रूर कहीं ना कहीं केंद्र बने होंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो फ्यूडल ट्रेड्स है, जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और उस फ्यूडल सेटअप में जो है 3 जो चरण थे, जो 3 श्रेणी थी वो बन के आई थी। सबसे ऊपर तो राजा थे, उसके नीचे महाभोज और उसके नीचे सेनापति थे। ठीक है, ये था एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। और अब हम ज़रा रिलीजियस सेटअप के सिनेरियो जो था सातवाहनों का, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सातवाहन जो रूलर था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो क्या थे, ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण होने के बजाय, हालांकि सातवाहन रूलर कहीं ब्राह्मण थे, उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को भी जो क्या किया, प्रमोट किया, उसको भी बढ़ावा दिया। कैसे, लैंड ग्रांट से। और किसको, जो बुद्ध भिक्षु थे, यानी बुद्ध भिक्षुओं को भी लैंड ग्रांट दे करके कहीं ना कहीं, भले ये ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने बुद्ध धर्म को भी प्रमोट किया। इसका मतलब है कि राजा भले ही वो ब्राह्मण रहा हो, ब्राह्मण धर्म का मानने वाला रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष भी रहा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको धर्म रक्षक कहा जाता था, और धर्म रक्षक कहा जाता था, और ये ब्राह्मण थे, और ये
धर्मशास्त्रों के हिसाब से सत्ता चलाते थे, तो आप देखेंगे कि अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञों का भी आयोजन इनके राज्य में होता था। और जब आयोजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैदिक सारे चीज़ें थी और बिना कहे जब इनका आयोजन तो राजा कराते थे, लेकिन इसका जो संचालन होता था वो ब्राह्मण कराते थे। और ब्राह्मण जब कराएंगे तो क्या होगा, उनको बहुत ही जनरसली यानी बहुत ही उदारता के साथ दान दिया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि राजा को धर्म का रक्षक कहा जाता था, इसीलिए कभी जो वैष्णव गॉड्स थे कृष्ण वगैरह, उनसे भी ये उनके भी उपासक माने गए, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि वैष्णव धर्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि जो विष्णु थे वो धर्म के रक्षक के तौर पे कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, या विष्णु जी के जितने अवतार हुए अगर आप उनको विषय पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है धर्म के रक्षक के तौर पे या धर्म के स्थापक के तौर पे देखा जाता है। और ये धर्म के रक्षक तो थे ही, ठीक है, ब्राह्मण थे, विष्णु के उपासक थे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस समय पे राजाओं को भी विष्णु के जो है उससे जोड़ के देखा जाता था, जैसे कि राम और कृष्ण से इनका कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फिर हम बुद्धिज़्म पे आते हैं। जब लैंड ग्रांट करके बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जाएगा तो क्या होगा, बुद्धिज़्म भी आप देखेंगे कि दो हिस्सों में बटा था, एक तो था महायान और दूसरा क्या था, हीनयान। और ये जो लैंड ग्रांट से हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, महायान बुद्धिस्ट जो है उनको जो है सबसे ज़्यादा इसके जो है इनको फॉलोअर्स मिले। अब आप देखेंगे कि महायान बुद्धिज़्म को क्यों मिले, क्योंकि आप बुद्धिज़्म की को अगर आप पढ़ेंगे बुद्ध धर्म को तो आप देखेंगे कि जो महायान बुद्धिज़्म था वो कहीं ना कहीं लिबरल था, बहुत ही सहज था। हीनयान जो बुद्धिज़्म था वो नो डाउट बिना कहे, अगर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बुद्ध के जो शुरुआती सिद्धांत थे वो उनको ही लेकर के चले, और वो उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदलाव नहीं किया, इसीलिए उनके मानने वाले कम हो गए जो है, इसीलिए उनको हीनयान कहा गया। हीन मतलब छोटा, या जिनका ग्रुप या जिनका कुनबा छोटा हो वो हीनयान। महायान यानी बड़ा कुनबा, ये सब आप जानते ही होंगे। तो महायान बुद्धिज़्म जो कि ज़्यादा जनरस था उसको ज़्यादा फॉलोअर मिले, ठीक है, किसमें, आर्टिसंस और मर्चेंट्स में, ठीक है। यानी कि जितने वाणिज्यिक गतिविधि वाले व्यापारी थे जो है, व्यापारी गण और तमाम जो लोग थे वो बुद्धिज़्म की तरफ झुके, लेकिन महायान बुद्धिज़्म की तरफ झुके, ठीक है। और आप देखेंगे नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो हैं उसमें क्या है, वो प्रमुख बुद्धिस्ट जो है साइट्स के तौर पे उभर के आते हैं, जो है बुद्धिस्ट क्षेत्र के तौर पे उभर के आते हैं। और आप देखेंगे ये बहुत ही समृद्ध होते हैं किस बात में, स्तूप और महाचैत्य यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और जब सातवाहन के बाद इक्ष्वाकुज आते हैं, जो इक्ष्वाकुओं का जो साम्राज्य होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं जो है आर्टिसंस और मर्चेंट्स के बारे में, यानी जो भी आपके क्या बोलते हैं व्यापारी थे या जो उत्पादक थे अलग अलग चीज़ों के, जो औजार बना रहे हैं या कॉटन का उत्पादन कर रहे हैं, जो आर्टिसंस थे उन्होंने क्या किया, फंडिंग करी। तो आप देखेंगे चैत्य और विहार जो हैं वो उत्तर पश्चिम दक्षिण जो है, जो दक्षिण जो की जो पठार है वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा आएंगे, कहाँ पे, सॉलिड रॉक में। आपने देखा होगा कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, जो उसमें बुद्ध और जैन गुफाएं हैं, वो क्या हैं, पहाड़ को काट कर जो है उसमें जो है चैत्य और विहार बनाए गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो प्रथा थी ये अशोक के टाइम पे ही शुरू हुई थी, और अशोक के टाइम पे ये जो है ये चीज़ शुरू हुई थी, यही आगे चल करके सातवाहन के टाइम पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जो है आप देखेंगे कि ये और अशोक ने कहाँ शुरू किया था, मैं आपको बता दूं, ये शुरू किया था आपको गया के पास में, ठीक। यही जो चीज़, जो नई प्रथा जो शुरू हुई थी, पहाड़ को काट करके जो है, जो सॉलिड रॉक है उसको काट करके अंदर जो है कृत्रिम यानी मानव निर्मित गुफा बना करके उसमें चैत्य या विहार का निर्माण करने के जो पूरा एक नया विधा थी, ये चैत्य और विहार की, ये जो है गया से होते हुए कहाँ पहुँच गई, उत्तर पश्चिम दक्कन में, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, जो है चैत्य और विहार बनने लगे। और सबसे जो प्रसिद्ध है इसमें जो है वो कारले का जो है आपका जो चैत्य है, जो 15 मीटर ऊंचा, लमसम 15 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा है, ठीक है। तो ये रहा सातवाहनों का फेज। अब आप देखेंगे कि सातवाहन भी साम्राज्य 200-300 साल बाद जो है अपने क्षय की ओर आता है और फर्दर कई साम्राज्य आते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों आगे का जो चैप्टर है ये जो है जो फर्दर साउथ के पार्ट थे, यानी कि जो डीप साउथ था, जो तमिलनाडु और केरल का इलाका था, जहाँ पे पांड्या, चेला और चोराज
चोला और चेरास का साम्राज्य था, अब हम उसकी ओर अग्रसर होकर ज़रा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सातवाहन जो साम्राज्य था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।